एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आज का टॉपिक जो है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। यानी कि जो कि भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, उसको भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम परिचय जानेंगे। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यानी कि जो महान्यायवादी होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी, उसका वर्णन देखने को मिलता है। संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन दिया गया है। भाग 5 संघ में और अध्याय संघ की कार्यपालिका। नियुक्ति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि जो चीफ जस्टिस से ऊपर का जो पद होता है उसको महान्यायवादी कहा जाता है। यानी कि इससे बड़ा जो भी होता है न्यायपालिका का कोई भी पद नहीं होता है। यानी कि जो महान्यायवादी होता है ये संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। इससे बड़ा अधिकारी कानूनी कोई भी नहीं होता है। नियुक्ति व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तभी वह महान्यायवादी बन सकता है। यानी कि यह उच्चतम न्यायालय की जो CJI होती हैं, CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो CJI से भी ऊपर का पद होता है इनका महान्यायवादी का, क्योंकि इससे बड़ा पद संपूर्ण भारत में कोई भी नहीं होता है। तो इसकी योग्यता क्या होती है? यानी कि महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक हैं। यानी कि जो कि उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आवश्यक होता है, वही योग्यताएं महान्यायवादी बनने के लिए आवश्यक होती हैं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यानी कि उसने 5 वर्ष तक किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या इसके अलावा कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या फिर वह 10 वर्ष तक किसी राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर काम कर चुका हो, तभी वह महान्यायवादी बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेता हो। यानी कि राष्ट्रपति की राय के अनुसार वह कानून की अच्छी जानकारी जानता हो, तभी वह महान्यायवादी बन सकता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो कार्यकाल। तो संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है। यानी कि संविधान में इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं दिया जाता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। यानी कि जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। यानी कि जब भी वह चाहे तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। वेतन। तो महान्यायवादी का वेतन एवं अन्य भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संविधान में वेतन की निश्चित राशि का उल्लेख नहीं है। यानी कि संविधान में जो वेतन दिया जाता है उसका उल्लेख निश्चित नहीं दिया गया है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो कार्य एवं शक्तियाँ। तो प्रमुख कार्य भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। यानी कि जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कार्यों का निर्वहन करता है। यानी कि जो कानून से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनका क्या करता है? उनका निर्वहन करता है। यानी कि
उन कार्यों को संपन्न करता है। इसके अलावा संविधान अथवा अन्य कानूनों द्वारा दिए गए दायित्व निभाता है। यानी कि जो भी संविधान द्वारा दायित्व दिए जाते हैं, जो संवैधानिक काम होते हैं और कानूनी काम होते हैं, उन कामों में भी वह दायित्व निभाता है। कौन निभाता है? महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। यानी कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय होता है और अन्य न्यायालय होते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनमें भारत सरकार का पक्ष कौन रखता है? तो वो रखता है महान्यायवादी। इसके बाद अधिकार यानी कि राइट। तो महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यानी कि भारत सरकार का जो महान्यायवादी होता है, यह सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। संसद के दोनों सदनों एवं उनकी समितियों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यानी कि जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी काम या क्रियाएं की जाती हैं, उन सभी में महान्यायवादी भाग ले सकता है। इसके अलावा मतदान का अधिकार नहीं होता है, यानी कि वह मतदान नहीं कर सकता है। सीमाएं क्या होती हैं? तो महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध किसी मुकदमे में उपस्थित नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी मुकदमा यदि भारत सरकार के खिलाफ है तो वह उस मुकदमे में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में निजी पक्षकार की ओर से उपस्थित नहीं हो सकता। यानी कि जो सरकार की अनुमति नहीं होगी तब तक वह किसी भी आपराधिक मामले में निजी यानी कि पर्सनल रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में निजी सलाह नहीं दे सकता जिसमें भारत सरकार का हित जुड़ा हो। यानी कि ऐसे मामले में सलाह नहीं दे सकता है जिसमें भारत सरकार का क्या जुड़ा हो? हित जुड़ा हो। यानी कि उस सलाह में भारत सरकार का हित हो, ऐसी सलाह नहीं दे सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य, जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। संवैधानिक पद होता है यह, वो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन दिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है इसका महान्यायवादी का। संसद में बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। वह संसद में बोल सकता है लेकिन अपना मतदान नहीं कर सकता है। सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है महान्यायवादी को। महान्यायवादी और महाअधिवक्ता में अंतर, तो आधार महान्यायवादी और महाअधिवक्ता। तो महान्यायवादी का जो वर्णन होता है वो अनुच्छेद 76 में होता है और महाअधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में होता है। और महान्यायवादी जो होता है ये सरकार के द्वारा बनाया जाता है और महाअधिवक्ता जो होता है केंद्र सरकार के लिए होता है और जो आपका जो महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार के लिए होता है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी कि जो सलाह क्या क्या सलाह देता है? तो केंद्र सरकार को सलाह देता है और जो महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार को सलाह देता है। और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन? तो होता है महान्यायवादी। और यह केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी होता है और महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि परीक्षा में महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले तथ्य के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन दिया गया है और नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और योग्यता क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होती है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। और वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन करता है? तो वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संसद में भाग ले सकता है, हाँ, यानी कि वह संसद में भाग ले सकता है। मतदान कर सकता है तो मतदान नहीं कर सकता है। सभी न्यायालयों में जाकर वैसे सुनवाई करने का अधिकार होता है। कहाँ पर? वह सभी न्यायालयों में जाकर सुनवाई कर सकता है। वन लाइनर रिवीजन, तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। इसका वर्णन जो होता है अनुच्छेद 76 में होता है और नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और योग्यता जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होती है।
और कार्यकाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संसद में बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और केंद्र सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित जो भी टॉप 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह जानेंगे। तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी किसका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि मतलब कानूनी अधिकारी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में किस पद की योग्यता होनी चाहिए? तो महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि महान्यायवादी का कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत होता है? तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो महान्यायवादी का वेतन जो निर्धारित करता है वह राष्ट्रपति करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि महान्यायवादी संसद के सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, यानी कि जो महान्यायवादी होता है यह संसद के सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो ले सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि संसद में महान्यायवादी को मतदान का अधिकार होता है। तो संसद में महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि महान्यायवादी भारत सरकार को किस विषय में सलाह देता है? तो वह विधिक मामलों में देता है, यानी कि कानून से संबंधी मामलों में सलाह देता है महान्यायवादी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि महान्यायवादी को भारत के किस न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि महान्यायवादी किस सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है? तो वह किस सरकार का होता है? तो वह न्यायपालिका का वो केंद्र सरकार का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद है? तो संवैधानिक पद होता है वो होता है महान्यायवादी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वह संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? महाधिवक्ता का जो उल्लेख होता है वह संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 165 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि महान्यायवादी किसके विरुद्ध मुकदमे में उपस्थित नहीं हो सकता है? तो महान्यायवादी जो होता है वह भारत सरकार के खिलाफ जो मुकदमा होता है उसमें उपस्थित नहीं हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए?
तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि महान्यायवादी का पद किस भाग में वर्णित है। तो महान्यायवादी का जो पद होता है यह होता है किस भाग में होता है, तो यह होता है भाग 5 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि निम्न में से कौन महान्यायवादी का कार्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा महान्यायवादी का कार्य नहीं है, तो महान्यायवादी का कार्य होता है वो संसद में मतदान करना नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि महान्यायवादी अपने पद से त्यागपत्र किसे देता है। तो महान्यायवादी अपने पद से त्यागपत्र जो देता है वह राष्ट्रपति को देता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो केंद्र सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है, तो होता महान्यायवादी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।